हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 12। इसमें दोस्तों हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट लेने की होती है। इसके अलावा हम जनरल साइंस, जो साइंस होती है, इसको भी दोस्तों लेंगे। अभी हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें मैडम ने स्टार्ट कर दी ज्योग्राफी, और आज मैं आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है जो ज्योग्राफी की है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस 6th क्लास की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएससी एंड जो पीसीएस एग्जाम होती है दोस्तों, उसमें क्या एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा रोल है। एनसीईआरटी बुक का काफ़ी रोल है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होती हैं ये हमारी जो यूपीएससी एंड पीसीएस की जो अप्रोच होती है क्वेश्चनों की, उसका मार्गदर्शन करती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस सीरीज को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिसमें पहला चैप्टर है दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी। अब इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। एक कहानी बता रहे हैं नॉर्मल सी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये अच्छी खासियत है दोस्तों कि इसमें कहानी बता के आपको समझाया जा रहा है बच्चों की तरह। अब देखो दोस्तों, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश आकाश में छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टमटमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ भी टिमटमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। दोस्तों, ये आकाश में जो शाम के टाइम जो आकाश के बारे में बताया कि हम जब देखते हैं आकाश की तरफ तो हम देखते हैं कि कुछ तारे टमटमा से दिखाई देते हैं, कुछ धुंधले दिखाई देते हैं और कुछ चंद्रमा के जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे इसमें बताया गया है दोस्तों। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो पूर्णिमा कहलाती है। देख लो दोस्तों, अब ये सीधा ही बता दिया इसमें कि पूर्णिमा कहलाती है, जिसमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते और एक नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी जो अमावस्या वाली जो रात होती है, ये ऐसी रात होती है जिसमें आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी वस्तुओं की चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ये बताया इसमें कारण। अब दोस्तों देखो, स्टार्ट हो गई है। देखो कि सूर्य और चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मतलब सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोल पिंड कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो दोस्तों देख लो, मतलब ये खगोलीय पिंड उसके बारे में बताया है इसमें। दोस्तों देख लो कि सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो दोस्तों अब देखो, तारे के बारे में पता लग गया। तारे एक तो एक खगोलीय
पिंड है। पहली बात तो यह है, तारे नहीं है। अब तारों की विशेषता क्या है? ये गैसों के बने होते हैं। पहली बात, गैसों से बने होते हैं, क्योंकि इसमें लिख रहा है नहीं, गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये तारों की विशेषता है, ये लिख रहा है जो, जिसे वे बहुत उत्सर्जित करते हैं। और सूर्य जो है, सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इसकी स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा दोनों है। तो तारों की परिभाषा दोस्तों, देखो तारों की विशेषता बता दी आप इसमें, इस लाइन में, ये खगोलीय पिंड है और ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और सूर्य भी एक तारा का उदाहरण है। यदि तारा के बारे में पूछ ले आपको स्टेटमेंट कि सूर्य एक तारा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे और तारों के बारे में बता दे, जैसे तारों के बारे में बता दे कि उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, क्या ये कथन सही है या गलत है? तो इसमें ऐसे इनकी विशेषता आपको पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखो, ये एक एग्जाम्पल देख रखा है, यह आपको वैसे पढ़ना होगा। अब देखो आगे देखते हैं इसी प्रकार कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर हैं। मतलब हमसे ये बहुत दूर हैं आसमान में होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। मतलब हवाई जहाज का एग्जाम्पल दिया है कि दोस्तों, कि जो आसमान में जो हवाई जहाज होता है और धरती पर जब हवाई जहाज होता है, उसमें अंतर देखो कि आसमान में हवाई जहाज एक छोटा सा दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि हम इसकी जो हमारे तारों की और हमसे जो दूरी है बहुत अधिक है, इसलिए हमको ये छोटे दिखाई देते हैं और उनकी प्रकाश और ऊष्मा का हम महसूस नहीं कर सकते। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब दोस्तों देखो, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे मान ले अर्सा मेजर या बिग बियर ये दे दें आपको, ये क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? नक्षत्र मंडल। तो ये दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी होगी, मतलब ये ज्योग्राफी की, मतलब अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? तो एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, 7 ऋषि मतलब ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो सप्तऋषि है जो है ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ऐसे दे रखा है दोस्तों। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपके आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाइए। प्राचीन समय में लोग रात्रि के में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। देखो दोस्तों, प्राचीन काल में क्या था, घड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, तारों की सहायता से दिशा का पता लगाते थे पहली बात तो। और जो उत्तर दिशा में जो तारा होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। जैसे इसमें चित्र दे रखा है एक लड़की का और उसमें वो ऊपर की तरफ देख रही है उत्तर दिशा, तो उसको दिख रहा है ये ध्रुव तारा दिख रहा है, तो उसको लग गया कि पता कि ये उत्तर की दिशा है। ऐसे प्राचीन काल में ये समय का काम करते थे, दिशा का काम करते थे। समय का काम तो दिन के समय जो सूर्य की रोशनी होती है और रोशनी से जो छाया होती है वो दिन के समय को दिखाती है। अब रात के समय ये दिशा को दिखाती हैं जो तारे होते हैं। जैसे उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा कहलाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
चित्र 1.1 दे रखा है लड़की का, उसको वो देख रही है। तो यही चित्र जो एग्जाम्पल है ये ध्रुव तारा का है। तो ये दे रखा है, आप इसे पढ़ लेना आराम से। देखो आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। अब दोस्तों देखो, ग्रह इसकी परिभाषा हो गई, मतलब इसकी विशेषता क्या है, ग्रह की विशेषता देख लेते हैं। तो पहली बात, प्रकाश और ऊष्मा ये स्वयं की नहीं होती, खुद की नहीं होती, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब इनकी स्वयं की ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों को क्या है, ग्रह जो हैं उनकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो ग्रहों की विशेषता हो गई, उन्हें ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, भ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, क्योंकि इसमें जरा कहा है कि परिभ्रमण होता है ग्रह का मतलब, तो चारों ओर पृथ्वी घूमती है सूर्य के, तो यही है। तो यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य के प्राप्त करती है। और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, कौन, देखो एक बार दोबारा, जो पृथ्वी है उसके बारे में बताया कि यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वाला तारा है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है। अब दोस्तों एक इधर रखा है कि कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये ऐसे दे रखा है, ऐसे बताया उनके बारे में। अब दोस्तों ये थोड़ा ये वाला जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे बुध के बारे में विशेषता दे रखी है दोस्तों, बुध के बारे में विशेषता दे रखी है जैसे कि बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है 88 दिन में, सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन लगाता है 59 दिन में। ऐसे शुक्र के बारे में दे रखी है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 55 दिन में और अपने अक्ष पर 243 दिन में। ऐसे पृथ्वी की दे रखी है कि सूर्य के चारों ओर 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में। ऐसे मंगल के बारे में दे रखा है, और पृथ्वी के बारे में एक और चीज़ दे रखी है कि चंद्रमा की संख्या 1 है, चंद्रमा के बारे में दे दिया। और मंगल के बारे में दे रखा है कि सूर्य से चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में और अपने कक्ष पर 1 दिन में और चंद्रमा पर 2 दिन में। अगला देखते हैं बृहस्पति, सूर्य से चारों ओर परिक्रमा 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल के समय करता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 सेकंड में मिनट में और चंद्रमा पर 16 दे रखा है। ऐसे ही शनि दे रखा है कि अपने अक्ष पर परिक्रमा लगाता है सूर्य के चारों ओर 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा पर 30 से अधिक। ऐसे दे रखा है यूरेनस को, यह अपने अक्ष पर मतलब सूर्य के चारों चक्कर लगाता है 84 साल में और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट और चंद्रमा पर लगभग 17। नेपच्यून सूर्य के ओर चक्कर लगाता है 164 दिन में साल में और अपने अक्ष का घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में और चंद्रमा पर 8। ऐसे दे रखा है। अब इसमें एक और विशेषता दे रखी है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर होते हैं, वो बाहरी ग्रह कहलाती है, बड़े आकार के होते हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। दोस्तों ये थोड़ा एक वो दे रखा है ग्रहों के बारे में कि कितना चक्कर सूर्य के कितने टाइम लगाता है,
खुद के कितना टाइम लगाता है, चंद्रमा पर कितना टाइम लगाता है, ये फैक्ट दे रखे हैं। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, कभी कभी ये प्रीलिम्स एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछ ली जाते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसमान पर दिखने वाला आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अब एक वो दे दिया, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये ऐसे दे दिया। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा से करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ज्योग्राफी दे रखा है, एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा में लिया गया है शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं। जैसे जियोलॉजी अगर लगा देते हैं तो पृथ्वी का अंदर, मैट्रिक कर देते हैं उसका पृथ्वी के मापन, जियो के साथ ऑइड कर देते हैं तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता है? खगोलीय पिंडों एवं अब उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। ये दे दिया एक मतलब, खगोल शास्त्री कहने कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी जानकारी देती है दोस्तों, उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में कभी यही पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल दोबारा देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम से जानते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौरमंडल में ये चीज आ गई। अब एक एक के बारे में जानते हैं। सूर्य के बारे में अब देखो दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। अब कभी पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कारण है कि सौरमंडल जो है सूर्य को बांधे रखता है, तो उसका कारण क्या है कि इसका जो सौरमंडल है, तो सूर्य के बारे में बताया कि इसका खिंचाव बल है, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है सूर्य का जो खिंचाव बल के कारण बांधे रखता है सौरमंडल को, ऐसे इसमें दे रखा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। मतलब ये दूर है बहुत, इसलिए हमको पता नहीं कि इसकी ऊष्मा कितनी है, इसका प्रकाश कितना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये तो पृथ्वी से इतनी दूर लोग। अगला देखो ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी एक्सपेंड मदर जस्ट सर्वेड अस नोट्स। तो ये दे रखा है, एक तरीका दे दिया। सौरमंडल सभी 8 ग्रहों की एक निश्चित वक्त पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार बोला, दीर्घ बड़ा पहले हुए, ये कक्षाएं कहलाती हैं। जो वृत्ताकार ये है, ये कक्षाएं कहलाती हैं, जो इसमें दिखाया है दोस्तों। देखो ये देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये कक्षाएं कहलाती है, ऐसे दे रखा है। आगे पढ़ते हैं हम। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है,
तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य से, तो बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं और शुक्र को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पहली बात हमने क्या सीखी है इसमें? पहली बात ये सीखी है कि बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक है। इसके अलावा और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर अब एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं। कौन? बुध। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक में अगस्त 2006 के यह निर्णय लिया कि कुछ समय से पहले खोजे गए अन्य पिंड इधर रखा है सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहलाए गए कह सकते हैं, क्योंकि ये 2006 में कोई शोध हुआ, उसमें बताया गया कि बौने ग्रह हैं। अब पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी, तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भूआब कहा जाता है। भूआब का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर संभव है। पहली चीज ये है, इसमें सबसे बड़ी बात है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। रीजन बता दिया क्योंकि ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। यह पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। मतलब पृथ्वी पर जीवन क्यों है? पहली बात तो पृथ्वी जो है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। यहाँ पर मानव के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पाई जाती है, जीवन की सभी चीज़ें पाई जाती है, इसलिए एक अद्भुत ग्रह कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर नीले आकार की पृथ्वी जो है नीले आकार की दिखाई दे पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 जो सतह है, पृथ्वी का 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है वो पानी से ढका हुआ है, और पानी से ढका हुआ जाने के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में जान लिया। अब ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग ये दे रखा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की जो पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है? 8 मिनट। तो दोस्तों ये पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन फैक्ट के रूप में कि पृथ्वी जो है सूर्य से पृथ्वी पर आने के लिए सूर्य का प्रकाश कितना टाइम लेता है? तो वो दोस्तों 8 मिनट लेता है। क्योंकि आप जब मैडम अभी एक सीरीज करा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन ले रही है मैडम, उसमें क्वेश्चन आया था यही वाला कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश का कितना टाइम लगता है। तो देखो दोस्तों ये एनसीईआरटी में मिल गया, देखो ये 8 मिनट। अब देख लो दोस्तों एनसीईआरटी की बुक जो है कितनी महत्वपूर्ण है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये ध्यान रखना दोस्तों, फैक्ट दे रखा है। अब दोस्तों देखो चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। मतलब चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। रीजन क्या है ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अन्य खगोलीय पिंडों से नजदीक है पृथ्वी के। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ये एक दे रखा है। अब देखो दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह जो होते हैं खगोलीय पिंड होते हैं, और उपग्रह पहली बात तो चंद्रमा जो है उपग्रह है। चंद्रमा पहली बात तो एग्जाम्पल हो गया किसका? उपग्रह का, कि चंद्रमा है। ये खगोलीय पिंड है जो
ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ध्यान रखना दोस्त, ये दे दिया। अब दूसरी बात है कि मानव निर्मित उपग्रह, मानव जो द्वारा भी उपग्रह मतलब बनाए जाते हैं, तो ये एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जो कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उनके बारे में बताया है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष की उपस्थिति कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, अब उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनके एग्जाम्पल देती है, उदाहरण इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि हमने उपग्रह के बारे में जान लिया, चंद्रमा एक उपग्रह है ये जान लिया। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा के बारे में दे दिया कि वो पृथ्वी पर 27 दिन में चक्कर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हमको पूरा भाग दिखाई नहीं देता चंद्रमा का, हमको केवल पृथ्वी पर से एक ही भाग है इसका। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ न पानी है और न जल है, जबकि ग्रह जो था पृथ्वी, इस पर सब चीजें जो मानव के अनुकूल है, जीवन के अनुकूल है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया दिखाई जा सकती है, मतलब देखी जा सकती है, ऐसा बता रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी बात है कि पूरा चंद्र दिखाई देता है, जबकि अमावस्या के दिन चांद पूरा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में जाने थे कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह भी क्या होता है कि तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य के, वो भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उन्हीं छोटे छोटे पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। मतलब क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा बताया है। अगला बताया उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनका उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल में जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन सकते हैं। मतलब इतना घातक होता है कि धरातल पर अगर आ गया उल्का पिंड तो उस पर गड्ढे बन सकते हैं पृथ्वी पर। ये बताया इसके बारे में। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों की समूह है और यही पट्टी आकाशगंगा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब आकाशगंगाएं जो मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, ये बताया आपको। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये 6th क्लास की NCERT ज्योग्राफी की उसका एक फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल एक बेसिक से बताया आपको कि कैसे पूर्णिमा होती है, अमावस्या कैसे होती है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। इसके बाद दे रखा है कि
नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, और ऐसे ध्रुव तारा के बारे में दे रखा है। और देखो ये दोस्तों, ये फैक्ट दे रखे हैं हमको, बृहस्पति कितने दिनों में चक्कर काटते हैं। इसके अलावा दोस्तों सौर मंडल के बारे में देखा है, सूर्य के बारे में दे रखा है, ग्रह के बारे में दे रखा है, ऐसे ही पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। तो दोस्तों 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसमें 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसका फर्स्ट पार्ट हमने आज पढ़ा है दोस्तों। आप भी पढ़ना है इसे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ही अच्छे से दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है इनका महत्व आपको, यदि आप यूपीएससी एंड पीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है उनके पेपरों को देखेंगे, जब आप उनके प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है। जैसा कि इस बार मेंस की बताता हूं आपको, प्री की बात अलग है। मेंस में क्वेश्चन आया था स्थल संधियों को लेके, संधि को लेके किस प्रकार ये महत्वपूर्ण होती हैं। अब दोस्तों हम आगे जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट में दिखाया कि स्थल संधि क्या होती हैं। तो मतलब एक बेसिक, हमको बेसिक हो जाएगी समझ थोड़ी, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस का जो माइंड को पढ़ने के लिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस जो एग्जाम है उसके पेपर को हम जब पढ़ेंगे ढंग से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन है, बारीक बारीक लाइन है, आपको पेपर में बहुत सहायता करेंगी, क्योंकि आपकी समझ विकसित हो जाएगी। और यूपीएससी, ज़्यादातर यूपीएससी जो है आपकी समझ की तो बात है, आपकी समझ को सब देखती है यूपीएससी जो है इसके पेपर। और दोस्तों हमने आज केवल एक ही पार्ट पढ़ा है और छोटा सा पार्ट है, चैप्टर। आशा करता हूँ कि आप भी पढ़ेंगे और आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। क्वेश्चनों को आप खुद ही एमसीक्यू आप खुद ही बनाओ कि ग्रह क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या है, ऐसे करके उपग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, आखिर क्या कारण है कि सौर मंडल सूर्य को बांधे रखता है, उसमें कौन सा बल लगता है। मतलब एक एग्जाम आपको केवल सोचना है और एमसीक्यू बनाने खुद के माइंड में, तो आप आराम से निकाल जाओगे दोस्तों एग्जाम को। दोस्तों हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी स्टार्ट करो हमारी वीडियो को देखने, तो इसकी पूरी वीडियो को देखा करो। आप क्या है कि एक वीडियो आ गई उसके बाद बंद कर देंगे, तो दोस्तों ऐसे कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगी दोस्तों। जय हिंद।